Assalamu alaikum. This is our third lecture on the topic of inheritance for the course Object Oriented Programming. Today we're going to take a look at constructors and destructors in inheritance. इससे पहले हम काफ़ी डिटेल में कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू हाउ विद इन डिफरेंट क्लासेस कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल किए जाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर्स कॉल किए जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स से मेमोरी वापस ली जाती है तो डिस्ट्रक्टर्स कॉल किए जाते हैं। और हमने इनका ऑर्डर भी देखा था कि जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्ट्रक्टर्स को कॉल किया जाता है। बट हाउ डज दिस ऑर्डर चेंज जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं? सो वी गोइंग टू टेक अ लुक एट दैट in today's lecture. So we know that constructors are invoked implicitly when an object is created. Implicit का मतलब ये होता है कि बैक एंड पे, यानी कि बेशक आपने उसको खुद लिख के इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं किया होता, लेकिन implicitly यानी विदाउट इवन यू हैविंग टू राइट दैट फंक्शन वो हमेशा कॉल बैक एंड के ऊपर हो रहा होता है। That is the difference whenever throughout this lecture जब हम implicit and explicit की बात करेंगे। explicit होता है जब आप फंक्शन को deliberately कॉल करते हैं, और implicit ये होता है कि without you having to deliberately call it वो फंक्शन फिर भी किसी ना किसी तरीके से कॉल हो रहा हो। That is called implicit function calling. तो अब हम ये देखेंगे इनहेरिटेंस के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और पर्टिकुलरली जब हम डिराइव्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो हाउ डज दैट वर्क। तो एक तो ये बात समझने की है कि हर क्लास का हमेशा अपना एक कंस्ट्रक्टर और हमेशा एक डिस्ट्रक्टर होगा। अब वो या तो कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर होगा, या फिर वो कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स होंगे डिफरेंट किस्म के, और उसके अकॉर्डिंगली कोई एक डिस्ट्रक्टर्स भी होंगे। ठीक हो गया। So again, just to remind you, constructors हमारे पास multiple different types के होते हैं, destructors हमारे पास एक ही single type का होता है। ठीक है। So derived classes, they can have their own constructors and destructors. When an object of a derived class is created, the base class's constructor is executed first, followed by the derived class's constructor. So what this simply means is कि जब भी हम एक derived class का object बनाते हैं, so for instance एक बहुत basic example में लेते हैं, हमारे पास दो classes हैं, class parent and class child. तो child class is derived from the parent class. जब भी आप कोई child class का object create करेंगे, वो सबसे पहले parent class का constructor को call करेगा, पहले वो वाले data members को initialize करवाएगा और फिर अपने class के constructor को call करेगा. That is how usually the order of constructor calls is established in inheritance. So that would be the very simplest case, जैसे कि single inheritance के अंदर exist करता है, यानी कि हमारे पास एक ही क्लास है जो किसी सिर्फ एक और क्लास से डिराइव की जा रही है, तो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स उसके सबसे पहले कॉल होंगे और फिर डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। लेकिन डिस्ट्रक्टर्स क्या क्या होगा, वो रिवर्स ऑर्डर में कॉल किए जाते हैं। तो उस ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि हमने डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल किया था, तो डिस्ट्रक्टर पहले डिराइव्ड क्लास का कॉल होगा। सो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड फर्स्ट एंड द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड नेक्स्ट इन सिंगल इनहेरिटेंस. Destructor is called in reverse sequence of the constructor invocation. So the destructor of the derived class will be called first, and then the destructor of the base class is called next. So this was the simplest possible case जो कि single inheritance में होता है. Let us take a look at, let's say अगर मेरे पास multiple inheritance हो, और multiple inheritance क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास एक class जो है वो multiple different classes से derive की हुई हो, जिसकी example एक यहाँ पे लिखी हुई है. So we have class D which is publicly being derived from both class B and class C. So constructors from all base classes are invoked first and the derived class constructor is called. तो यानी इस क्लास को बनाने के अंदर पहले जिन भी क्लासेस से डिराइव किया गया उसके कंस्ट्रक्टर्स कॉल किए जाएंगे, और आखिर में क्लास डी का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा। और किस ऑर्डर में कॉल होंगे वो उस पे डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में आपने यहाँ पे ये पब्लिकली डिराइव किस ऑर्डर में किए हैं। सो फॉर इंस्टेंस इन दिस एग्जांपल पब्लिक बी आपने पहले लिखा है और पब्लिक सी आपने बाद में लिखा है। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि जब आपकी इनहेरिटेंस इस्टेब्लिश की जाएगी, class D will first inherit from class B. So the constructor of class B is called first,
then the constructor of class C is called next. यानी कि जिस ऑर्डर में आपने ये स्टेटमेंट लिखी है उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा द कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास B, कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास C, देन कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास D. और इसी के रिवर्स ऑर्डर में अब हमारे डिस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे. तो आखिर में क्योंकि क्लास डी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, सबसे पहले डिस्ट्रक्टर जो है वो क्लास डी का ही कॉल किया जाएगा जो कि डिराइव्ड क्लास है. सो डी, देन द डिस्ट्रक्टर फॉर सी, देन द डिस्ट्रक्टर फॉर बी. सो दिस इज कोडिंग एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ये हम शायद पहले भी देख चुके हैं, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इसको हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं. सो लेट्स से आई हैव अ क्लास पॉइंट जिसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, एंड देन आई हैव अ सेट फंक्शन, और उससे मैंने एक another class derived की है which is called 3D point, and now 3D point is publicly derived from the class point. और इसके आगे मैंने एक थर्ड क्लास क्रिएट की है which is called sphere, and this sphere is again being publicly derived from the already derived class which was 3D point. So basically मेरे पास ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी एक डिराइव्ड क्लास से फर्दर एक और क्लास डिराइव की जा रही है. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स किस तरीके से कॉल होंगे, तो वेरी सिंपली जब हम एक स्फीयर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि सबसे पहले व्हाट नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इज अ पॉइंट क्लास ऑब्जेक्ट, जिसके बाद एक 3D पॉइंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर उसके बाद फाइनली एक स्फीयर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. और इसके फिर रिवर्स ऑर्डर के अंदर इनके डिस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे. सो फॉर इंस्टेंस सबसे पहले स्फीयर का डिस्ट्रक्टर, then the 3D point destructor, and then finally the point destructor. So this is what we call chain of constructor calling, यानी कि एक चेन होती है कंस्ट्रक्टर्स की जो कॉल की जाती है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी क्लासेस से किसी क्लास को डिराइव किया गया है और कितने लेवल्स हैं डेरिवेशन के, उसके मुताबिक नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स जो है वो वेरी करते हैं. लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि सबसे पहला वाला जो लेवल है उसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, और फिर उसके बाद अगले लेवल के, फिर फाइनली जिस लेवल से आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. एंड इसके कन्वर्सली जो डिस्ट्रक्टर्स हैं वो उसी रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्ट्रक्ट करेंगे मेमोरी को, या इसको कहना चाहिए कि डी एलोकेट करेंगे मेमोरी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स. सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन रिवर्स ऑर्डर. So the chain of destructor calls will be in the reverse order of the constructor chain. Destructor of the derived class will always be called first, and then the destructor of the next base class up the hierarchy. और उसके मुताबिक अगेन आप ऊपर हायरार्की के जाते जाएंगे. ठीक हो गया. So you continue up the hierarchy until the final base is reached. After the final base class destructor, object has been removed from the memory. So there can be a question कि why is the base class constructor called inside a derived class? यानी ये कहने को हम कह सकते हैं कि अगर मैं एक थर्ड क्लास का यानी एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जो कि अपने अंदर बेस क्लास की ऑब्जेक्ट्स तो कंटेन करता है लेकिन फिर भी एक सेपरेट क्लास है, so why is it having to call the constructors of the base class? तो जब हमने इनहेरिटेंस की बात की थी तो हमने ये बात बहुत क्लियरली देखी थी कि जब भी कोई एक क्लास जो है डिराइव की जाती है फ्रॉम अ बेस क्लास, वो उस बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करती है. नाउ ट्राई थिंकिंग ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कि अगर लेट्स से मैं डिराइव्ड क्लास को इनिशियलाइज करना चाहती हूँ या उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स भी हैं, लेकिन साथ साथ उसके अंदर वो डेटा मेंबर्स भी हैं जो उसने बेस क्लास से इनहेरिट किए. तो डिराइव्ड क्लास अपने डेटा मेंबर्स को तो इनिशियलाइज कर सकता है, लेकिन it does not have the capability to initialize the data members of the base class जो उसके पार्ट तो हैं. तो डिराइव क्लास में ऐसे मेंबर्स हैं जो उसने बेस क्लास से लिए हैं लेकिन वो उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकता. उसको इनिशियलाइज कौन कर सकता है? सिर्फ बेस क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर जो उसने इनहेरिट तो नहीं किया है. सो इनफैक्ट इट मीन्स कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करना पड़ेगा ताकि वो उस डिराइव क्लासेस के उन मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सके जो अब हमने डिराइव क्लास के अंदर इंक्लूड करवा दिए हैं. ठीक है. सो कहने का अगेन जस्ट टू समराइज, व्हाई डू वी नीड टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स जब हम एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इज बिकॉज डिराइव्ड क्लासेस के अंदर बेस क्लास के मेंबर्स मौजूद हैं जिन्हें वो क्लास खुद इनिशियलाइज कभी भी नहीं करा सकती. देयरफॉर इन ऑर्डर
to initialize that part of itself which it has inherited from the base class, it has to call the base class constructor. So that means कि जब भी हम अपने constructors call करते हैं, सबसे पहले base class, then उसके बाद उसके derived class के constructors call किए जाते हैं ताकि आपके objects को करेक्टली जो है वो इनिशियलाइज एंड कंस्ट्रक्ट किया जा सके और उनको अप्रोप्रिएट मेमोरी अलॉटमेंट वगैरह की जा सके. ये उसी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की आउटपुट आपको शो किए हुए. लेट्स अज्यूमिंग कि हमने कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कुछ सी आउट स्टेटमेंट्स डाली होती. तो जब भी आप एक स्फीयर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता, उसके बाद 3D क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता विच वाज द सेकंड लेवल इन आवर हायरार्की, एंड देन द स्फीयर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता. और जब हम लोग प्रोग्राम एग्जिट करते हैं, यानी आपने जो भी आपके मेन ने फंक्शनैलिटी अचीव करनी थी हो जाती, एंड देन जब हम रिटर्न 0 पे आते, तो अब इन सब ऑब्जेक्ट से यानी इस ऑब्जेक्ट से मेमोरी वापस लेनी थी, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते. और डिस्ट्रक्टर्स फिर वो इस रिवर्स ऑर्डर के अंदर कॉल किए जाते हैं, जहाँ पे स्फीयर क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होता, देन द 3D पॉइंट का डिस्ट्रक्टर, एंड देन फाइनली द पॉइंट डिस्ट्रक्टर. This is again another example of multi-level inheritance. This is very similar to the previous example. एक आपके पास base class है which is device. Device से हमने derive किया है अपनी mobile class और mobile से हमने derive किया है अपनी Android class. So that means कि whenever we in our main we create an Android type object, तो constructors किस order में call होंगे? सबसे पहले base class के यानी device के, फिर mobile के और फिर finally Android के. और डिस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इस रिवर्स ऑर्डर में, सबसे पहले एंड्रॉइड का डिस्ट्रक्टर, देन द डिस्ट्रक्टर फॉर द क्लास मोबाइल, एंड देन फाइनली द डिस्ट्रक्टर फॉर द बेस क्लास व्हिच इज माय डिवाइस क्लास. अनदर एग्जांपल फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी इसी चीज को अगर हम अब इनहेरिटेंस के केस में देखें, लेकिन अब हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस का को इंट्रोड्यूस करवाया. सो इस केस के अंदर वी हैव अ क्लास मोबाइल, then we have a class tablet, and then we have another third class which is called gadgets जो publicly inherit कर रही है both from the mobile class as well as from the tablet class. तो जब हम इस gadget type का कोई object create करते हैं, यानी यहाँ पे जैसे मैंने int main में एक gadgets type का my gadget object जो है वो create किया, so it will call that object will call the required constructors. और required constructors again किस order में होंगे? सबसे पहले मेरे पास जो बेस हमारी है विच इज द मोबाइल, दिस इज द बेस क्लास. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ फॉर मोबाइल, देन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फॉर द सेकेंड लेवल ऑफ द हायरार्की विच इज द टैबलेट क्लास, एंड देन द कंस्ट्रक्टर फॉर द गैजेट क्लास. और अगेन डिस्ट्रक्टर्स आर देन इन रिवर्स ऑर्डर. सबसे पहले द डिस्ट्रक्टर फॉर गैजेट क्लास, डिस्ट्रक्टर फॉर टैबलेट, एंड देन फाइनली द डिस्ट्रक्टर फॉर द मोबाइल क्लास. इसके अंदर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जब हमने गैजेट्स की टाइप जब क्लास हमने इनहेरिटेंस लिखी थी, तो हमने पहले क्योंकि मोबाइल लिखा था, दैट इज वाई कि पहले हमारी जो इनहेरिटेंस जो कॉल हुई है कंस्ट्रक्टर वो मोबाइल का हुआ है. अगर इसका मैं ऑर्डर चेंज कर देती तो पहले आपका टैबलेट का कॉल होता और बाद में मोबाइल का होता, लेकिन बिकॉज ऑफ द वे दैट आई हैव रिटन इट वेयर आई हैव फर्स्ट पब्लिकली इनहेरिटेड फ्रॉम मोबाइल, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है वो मोबाइल क्लास का ही है. तो नेक्स्ट जो हमने चीज स्टडी करनी है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस. सो व्हाट हैपेंस अब हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स से अगर आगे आना चाहें और हम और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स लिखना चाहें, तो इनको कॉल कैसे किया जाता है, एंड हाउ डू यू इनिशियलाइज योर डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स जो कि बेस क्लासेस के अंदर अवेलेबल हैं. So the important thing to note is that in the case of the default constructor, it is implicitly accessible from parent to the child class, but parameterized constructors are not accessible to the derived class automatically. कहने का मकसद ये है कि अब अगर आप किसी खास parameters के ऊपर अपने derived class के objects को initialize करना चाहते हैं, then you have to make changes to your code. वो implicitly call नहीं होगा और हमें उसके लिए different type of constructors लिखने पड़ेंगे और उनको explicitly call करना पड़ेगा. ठीक है, so explicit call has to be made in the child class constructor for accessing the parameterized constructor of the parent class to the child class. यानी कि जब भी हमने किसी खास वैल्यूज के साथ अपने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाना है, तो हमें खुद से लिख के कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी पड़ती है. और एक ही बात आप लोग नोट करेंगे कि मुझे कुछ क्वेश्चंस भी मिले थे इससे रेलेवेंट. सो लेट्स मेक अ रूल कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स इन द पेरेंट क्लास,
it is mandatory to define a default constructor explicitly. So जब भी आप कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स लिखा करें साथ में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख लिया करें, बेशक वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ भी ना करता हो। डिफरेंस ये है कि कुछ वर्जन जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो दे डू वर्क विदाउट यू हैविंग टू राइट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लेकिन कुछ वर्जन्स हैं जो नहीं चलते हैं। सो लेट्स जस्ट मेक इट अ रूल ताकि ये प्रॉब्लम आए ना। अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है उसके साथ हमेशा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिखा करें। सो कुछ कोड्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से रेलिवेंट, इनको प्लीज देखिएगा। एक कोड जो है इनमें से मैं रिवाइज इस लेक्चर के अंदर भी करवा लेती हूँ, बट प्लीज do open these codes and do try running them and see if you understand how the constructors are being called and how the order of constructors is being called and basically destructors कैसे call किए जा रहे हैं and so on. So here's a code which has been provided to you. इसके अंदर it's a pretty basic type of code. इसके अंदर let's say मैंने सबसे पहले I have defined a class by the name of base. जिसके अंदर मैंने publicly एक default constructor लिखा है. Now this is just a default constructor. मैंने यहाँ पे कोई parameterization नहीं की. So I have a default constructor और मैंने एक cout statement यहाँ पे लिख दी है of base default constructor. साथ ही मैंने एक डिराइव्ड क्लास यानी कि एक और क्लास जो है वो डिफाइन की है जिसको मैंने पब्लिकली डिराइव किया है फ्रॉम माय बेस क्लास। अब यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हैं। सो फॉर दिस डिराइव्ड क्लास मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसके अंदर आई हैव सिंपली रिटन डिराइव्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन आई हैव आल्सो इंक्लूडेड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जहाँ मैंने ये लिखा है कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो एक इंटीजर इनपुट लेता है विच इज बाय द नेम ऑफ आई। सो आई हैव टू कंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम माय डिराइव्ड क्लास। So let's see what happens जब मैं एक derived class का object बनाती हूँ, right? So let's say in the first scenario, when I create derived class का object b1, अब मैंने इसको कोई input pass नहीं किया है तो obviously इसका जो है वो default constructor call होना चाहिए। लेकिन हमने अभी ये बात पढ़ी है कि जब भी हम एक derived class का object बनाते हैं तो उस object को बनाने के लिए सबसे पहले base class के object को call किया जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी सी जब आप इस कोड को रन करते हैं कि सबसे पहले जो आउटपुट आता है दैट इज बेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट b1 बनाने के लिए सबसे पहले बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया और फिर डिराइव्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया। एंड डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि मैंने इसको कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए। सो दिस वाज द फंक्शन व्हिच वाज बीइंग कॉल्ड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर व्हाट आई डिड वाज आई इंस्टेड passed a certain integer value टू माई डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, यानी अब मैंने डिराइव्ड ऑब्जेक्ट d2 क्रिएट किया है लेकिन इसको मैंने साथ में एक इंटीजर वैल्यू पास की है। सो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली नाउ इट इज नॉट गोइंग टू कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज गोइंग टू कॉल द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से पहले क्या कॉल होगा, अगेन वी नो जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे ऑफ अ डिराइव्ड क्लास सबसे पहले वो क्या करेगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एंड दैट इज व्हाट वी सी ओवर हियर। सबसे पहले बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया, साथ में सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया बिकॉज ऑब्वियसली हमने इसको एक पैरामीटर पास किया है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डिफॉल्ट डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर इट इंस्टेड वेंट टू द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर माय डिराइव्ड क्लास। हेंस हमें ये ऑर्डर मिल जाता है अपने कंस्ट्रक्टर्स का। इसके ऊपर अगर मैंने डिस्ट्रक्टर्स के ऊपर सी आउट स्टेटमेंट्स लगाई होती हैं तो वो अब इस चीज़ के रिवर्स ऑर्डर में हो जाता। सो आई वुड हैव हैड अ डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर, देन अ बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर, देन अ डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर, देन फाइनली अनदर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ कोड जहाँ पे मैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ अपने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाना चाहती हूँ। So शुरू में again I have a pretty basic type of setup here. I have a class parent के नाम से मैंने create किया है जिसका एक data member है which is integer type का which is called x, और इसके लिए मैंने एक parameterized constructor लिखा है which is parent type के साथ मैंने किया, और एक integer type वो input लेता है और उस input को अपने इस data member की वैल्यू से सेट कर देता है। सो x को इक्वल टू i कर देता है एंड साथ में मैंने इसके एक सी आउट स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। Then I also have another publicly defined function here which is simply
गेट एक्स। अब मुझे गेट एक्स इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया हुआ, दिस इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर। तो इसका मतलब ये है कि ये अगली क्लास में जब डिराइव होगा तो यहाँ पे भी प्राइवेट ही रहेगा। दैट इज वाई आई नीडेड टू इंक्लूड अ गेट फंक्शन जिसको मैंने गेट एक्स लेबल किया हुआ है। सो नेक्स्ट के अंदर आई डिफाइंड अ क्लास बाय द नेम ऑफ चाइल्ड और उसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट करवाया है फ्रॉम माय पेरेंट क्लास। अब पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवाया है, साथ में मैंने इसके अंदर एक इंटीजर डेटा मेंबर रखा है। अगैन दिस इज वंस अगैन अ प्राइवेट डेटा मेंबर। और फिर मैंने इसके कुछ पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स लिखे हैं। सो पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स के अंदर पहले तो मैंने अच्छा एक ही मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसके अंदर मैंने दो इनपुट्स ली हैं। सो आई हैव टेकन टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स फॉर माय चाइल्ड टाइप का कंस्ट्रक्टर। और साथ में मैंने यहाँ पे जो काम किया दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। What I have done is I have explicitly called my parent constructor and passed it one of the values जो मैंने इसके constructor के अंदर input ली है, right? So let me repeat. मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक child का constructor लिखा है जो दो different type of inputs लेता है which is int I and int j। यानी कि जब भी मैं child type का कोई object initialize करती हूँ and if I pass it two integers तो ये वाला constructor call होगा। और इसके आगे मैंने जो डिफाइन किया, मैंने ये कहा है कि उनमें से किसी एक वैल्यू को पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए यूज किया जाए और उसको ये वैल्यू पास कर दी जाए। सो अगेन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ वी एक्सप्लिसिटली कॉल कंस्ट्रक्टर्स इन आवर इनहेरिटेड क्लासेस। तो यहाँ से होगा क्या कि जब आप इसको कॉल करेंगे वो इनमें से किसी एक वैल्यू को यूज करते हुए पेरेंट क्लास का एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर लेगा। साथ में मैंने ये कर दिया है कि मैंने जो दूसरा वाला इंटीजर वैल्यू थी उसको यूज किया है इसके अपने डेटा मेंबर को सेट करने के लिए, यानी y इक्वल टू आई कर दिया और साथ में एक सी आउट स्टेटमेंट भी इंक्लूड करवा दिया है। नेक्स्ट आई हैव सिंपली रिटन अ डिस्प्ले फंक्शन जो कि मुझे एंड में बता दे कि मेरे दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यूज क्या सेट हुई हैं, राइट? So if I look at my main function, what I have simply done now is created a child type object जिसका नाम C है और साथ में मैंने इसको दो integer values जो हैं वो पास किए हैं। और होना क्या चाहिए कि ये होना ये चाहिए कि जब मैंने ये create किया it should directly jump to this constructor that I have written over here जहाँ पे दो इनपुट लेता है और फिर क्या करे इस वाले स्टेटमेंट की वजह से पेरेंट क्लास पे जंप कर जाए जहाँ पे मैंने एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है जो कि एक डेटा इनपुट लेता है। So this statement here which is parent j should then call this parameterized constructor here which is parent integer type जो I ले रहा है और उसको क्या करना चाहिए कि x इक्वल टू आई सेट कर देना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए ये y इक्वल टू आई इस केस के अंदर सेट कर देना चाहिए, ठीक है। और ये अगर हम इसका आउटपुट आप रन करेंगे दैट इज व्हाट यू सी हैपनिंग ओवर हियर। जब आपने अपना चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले तो ये हुआ कि पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया क्योंकि अब आपने डिफॉल्ट वाली सारी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर दिया ना। सो दैट मीन्स कि अब जो आप कॉल कर रहे हैं वो आप डिफॉल्ट नहीं कॉल कर रहे, अब आप पैरामीटराइज्ड वर्जन कॉल कर रहे हैं। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सबसे पहले जब कॉल हुआ ये वाली स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट के पीछे उसने देखा कि नहीं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ज़रूरत है कि पेरेंट की कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाए। तो सबसे पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास वाज कॉल्ड, देन द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर द चाइल्ड क्लास वाज कॉल्ड। ठीक हो गया। और इसके आगे मैंने क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन लिखा हुआ था एंड वी कैन सी कि इट वर्कड परफेक्टली कि उसने पेरेंट क्लास के एक्स को भी सेट कर दिया और वाई क्लास के डेटा मेंबर को भी इस तरह सेट कर दिया। ऑल्सो प्लीज नोट कि मैंने अपना जब डिस्प्ले फंक्शन लिखा है यहाँ पे देखिए मैंने इसको जब x डिस्प्ले कराने की कोशिश की है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे x नहीं लिख पा रही हूँ। और ये मैं क्यों नहीं लिख पा रही, ये वही बात है कि क्योंकि जब हमने इनहेरिट किया है हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेड क्लास में जाके भी प्राइवेट ही रहता है। सो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली x नहीं लिख सकती क्योंकि दिस इनहेरिटेड क्लास इज अनेबल टू एक्चुअली सी x इवन दो ये इसके अंदर मौजूद है। x is a member of the child class लेकिन child class उसको देख नहीं सकती है। So if in fact this child class wants to display x की क्या वैल्यू है it will have to access the getX function। और getX ये क्यों एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको एक पब्लिक फंक्शन बनाया है।
सो पब्लिक फंक्शंस इनहेरिटेड क्लास में भी जाके पब्लिक थे, विच इज़ वाई डायरेक्टली चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर पा रही है गेट एक्स फंक्शन को, लेकिन किसको नहीं कर पा रही, एक्स को, क्योंकि अगेन वो यहाँ पे एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक हो गया? सो प्लीज डू रन दिस कोड एज ऑलवेज, रन करें, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स डू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शंस. This is it for our lecture today, and thank you everyone, and I'll see you in our next lecture. Allah Hafiz.